नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और जगत में, कुछ झलकियां भी दिखाएंगे फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। सम्मेलन का मकसद सूखे की समस्या से निपटना और भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर सहमति बनाना। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी फूट, 6 में से 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में अलग गुट बनाया। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस से दिल्ली स्थित उनके आवास पर की मुलाकात। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज। पिछले 24 घंटों में 70,421 नए मामले किए गए दर्ज। पिछले 74 दिनों में है सबसे कम। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 95.43%। पॉजिटिविटी दर भी 5% से नीचे। अब तक 25.5 करोड़ से ज्यादा का हुआ टीकाकरण। कोविड के घटते मामलों के बीच देश के तमाम राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी। दिल्ली में आज से ऑड इवन की प्रक्रिया खत्म। खुलेंगे सभी बाजार। रेस्तरां को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। कर्नाटक और हिमाचल में भी अनलॉक की प्रक्रिया जारी। महाराष्ट्र में भी छूट में होगा विस्तार। दिल्ली और पश्चिमोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में जल्द दस्तक देगा दक्षिण पश्चिम मानसून। कई राज्यों में समय से पहले पहुंच चुका है मानसून। मुंबई, मध्य प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कर्नाटक में ऑरेंज और केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पलक्कड़ को छोड़ पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट किया जारी। म्यांमार में अपदस्थ नेता आंग सान सू की के खिलाफ सुनवाई होगी शुरू। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त द्वारा की गई आलोचना को जुंटा ने किया खारिज। नफ्ताली बेनेट ने इजरायल के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ। 120 सदस्यों के सदन में 49 के मुकाबले मात्र 60 मतों के साथ बहुत कम अंतर से विश्वास मत किया हासिल। 12 साल सरकार चलाने के बाद विपक्ष में बैठेंगे नेतन्याहू। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी बेनेट को पीएम बनने पर बधाई। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर अपने नाम किया 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब। दूसरी बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता। महिला एकल विजेता क्रेजिसिकोवा ने महिला युगल खिताब भी किया अपने नाम। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। आप खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर डालते हैं सबसे पहले नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद सूखे की समस्या यानी मरुस्थलीकरण से निपटना और भूमि के उपजाऊपन या उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर सहमति बनाना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। मिशन ने कहा है कि महासभा के अध्यक्ष, उप महासचिव, आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष तथा UNCCD के कार्यकारी सचिव भी सत्र को संबोधित करेंगे। उच्च स्तरीय संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने में किए गए प्रयासों से हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसमें मरुस्थलीकरण के खिलाफ संघर्ष करने और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। संवाद के दौरान जलवायु और जैव विविधता के लिए भूमि आधारित समाधान से संबंधित गतिविधियां तेज करने में महत्व पर विचार विमर्श होगा। उच्च स्तरीय संवाद में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा मंत्री भी शामिल होंगे।
और हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए जुड़ गए, उनसे हम बात करते हैं। अमृत, अगर देखा जाए तो भारत में दुनिया की बहुत बड़ी आबादी रहती है, उसके लिहाज से ज़मीन कम है। ऐसे में कम ज़मीन में बेहतरी से उपज करना ये आज के वक्त की एक बड़ी चुनौती है, तब जबकि जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में क्या एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है यूएन के इस मंच पे? देखिए, प्रधानमंत्री एसेंशियली एक्सपेक्टेड है कि ये पिच करेंगे कि जो लैंड डिग्रेडेशन और उसके एसोसिएटेड रिस्क्स हैं और उनको मिटिगेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से लैंड डिग्रेड हो रही है, करीब 1/5 लैंड डिग्रेड हर साल होती है। तो 2 बिलियन हेक्टेयर्स लैंड ऑलरेडी डिग्रेडेड है। और जिस तरह जो पिछली कॉप 15 हुई थी 14 हुई थी, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था, जहां ये कहा गया था कि ये आपको स्टेप्स लेने हैं लैंड डिग्रेडेशन की को मिटिगेट करने के लिए। तो प्रधानमंत्री एक पैशन पिच करेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। और ये असेंशली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हार्ट ऑफ द डिबेट में रखने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री, ये मैसेज देके कि अगर इस वक्त दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर ये प्रोसेस ऑफ मिटिगेशन नहीं अडॉप्ट करते या उनके गोल्स नहीं अचीव करते, तो ये जो एक अनइम्पीटेड ग्रीड है कैपिटलिस्ट सिस्टम की, जहां आप कॉन्स्टेंटली लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, तो आप अपनी फूड चेन को थ्रेटन कर रहे हैं। और ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे अगर आप रैम्पेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैम्पेंट लैंड डिग्रेडेशन, रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन करेंगे। तो मेरे ख्याल है प्रधानमंत्री का जो आज का संबोधन होगा वो इन बिंदुओं पे केंद्रित होगा। अमृत, हम इस बात को भी जानते हैं कि जो ये समस्या है डिग्रेडेशन लैंड के लिहाज से, उसमें क्रॉपिंग पैटर्न भी एक बड़ा मसला है। ऐसा में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे जो इनोवेशंस किए गए हैं, जिसको आगे बढ़ाया गया, उस पर सब चीज़ों पर प्रधानमंत्री का अक्सर फोकस रहता है। क्या हम इन तब चीज़ों की भी उम्मीद कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कैसे क्रॉपिंग पैटर्न में किया जाए, ताकि जो ज़मीन का पानी है उसको हम बचा के रख सकें? एब्सोल्युटली। इजराइल इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। छोटा सा कंट्री है, लैंड उनकी एरिड कंडीशंस में थी, पर जिस हिसाब से उन्होंने उस लैंड को यूटिलाइज किया है, वाटर को यूटिलाइज किया है, वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इंडिया ने पार्टनर किया था इजराइल के साथ किया है वाटर रिसाइकलिंग और वाटर जो पर हेक्टेयर लेस ड्रॉप पर हेक्टेयर के लिए। तो इंडिया ये पिच जरूर करेगा कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और वर्ल्ड के उन कोनों में टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना, यूएन के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, यूएनसीसीडी कॉप 15 के थ्रू, और क्योंकि ये 75th जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट की तरफ से कन्वीन किया गया, तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट डेवलप्ड कंट्रीज को खास करके ये जरूर पिच करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी की रिसर्च तो होनी चाहिए, उसकी प्रोडक्शन भी होनी चाहिए, पर उसकी डिसेमिनेशन और उसकी शेयरिंग, खास करके वो कंट्रीज जहां एकदम लैंड डिग्रेड बड़ी जल्दी से हो रही, तेजी से हो रही है, वहां पर उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर होनी चाहिए। अमृत, एक छोटा सा जवाब, हिंदुस्तान में जो फॉरेस्ट कवर है वो बीते कुछ वर्षों में बढ़ा है, ये भी अपने आप में हमारी एक सक्सेस स्टोरी के तरीके से दुनिया के सामने हम इसको भी शोकेस कर सकते हैं कि आखिर कैसे इस समस्या से निजात पाने के लिए आगे बढ़ा जाए। एब्सोल्युटली। फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये लगातार बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और उसमें जैसे इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे आप अपना कवर बढ़ा सकते हैं, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज का खास करके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉरेस्ट कवर ट्रॉपिकल कंट्रीज में है। तो मेरा ख्याल है कि भारत अपनी एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री भारत की एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं और एक पैशन अपील कर सकते हैं कि जिस तरह की अनइम्पीडेड डिफॉरेस्टेशन हो रही है, वो एसेंशियली लॉन्ग टर्म में
काउंटर प्रोडक्टिव है। शुक्रिया अमृत, फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए। आप शाम के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर रखी नजर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और रुक करते कुछ और आज की इस वक्त की ताजा तरीन खबरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलने के लिए स्थित उनके अपने घर पे दिल्ली में जो उनका घर है वहां पहुंचे हुए हैं, जहां पर पहले चिराग को उनके आवास में नहीं जाने दिया जा रहा था। काफ़ी देर बाद चाचा पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान से मिलने के लिए राजी हुए हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन हो गया है। 6 में से 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में अलग गुट बना लिया है। इस गुट ने चिराग पासवान को हटाकर पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता चुना है। 5 बागी सांसद पशुपति कुमार पारस, महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले और पार्टी में ताज़ा घटनाक्रम पर उन्हें पत्र सौंपा। बागी सांसदों ने लोकसभा में पशुपति कुमार पारस को नया नेता घोषित करने का अनुरोध भी किया है। लोक जनशक्ति पार्टी इस समय केंद्र में एनडीए का घटक दल है। 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए मैं जिंदा रहूँगा। लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार हूँ। और एलजेपी पार्टी के बीच आई इस दरार पर हम बात करते हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे राजेश, अगर बात की जाए एलजेपी की, तो क्या ये राजनीतिक एक उठापटक के तौर पर देखा जाए या ये एक परिवार के झगड़े के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है? क्या कुछ खबर, क्या कुछ जानकारी राजेश? देखिए आर्यन, जो घटनाक्रम ये देखने को मिला है लोक जनशक्ति पार्टी का, इसकी पटकथा कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर-नवंबर में हुए थे उस समय ही लिखी जा चुकी थी। और पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के मंझले भाई हैं। सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान जो सांसद थे वो दिवंगत हो चुके हैं और रामविलास पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पहले लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो दिवंगत हो चुके हैं। अब एकमात्र पशुपति कुमार पारस बचे हैं। चिराग पासवान ने जिस तरीके से पार्टी के भीतर दोनों चाचाओं के रहते हुए पार्टी पर अपना दबदबा कायम किया, संसदीय बोर्ड हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो, तमाम जगहों पर उन्होंने अपने लोगों को बिठाया, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अपने लोगों को बिठाया। तो कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस के मन में काफ़ी दिनों से ये कुंठा घर कर चुकी थी कि उनके भतीजे जो हैं उनके स्वामित्व को चुनौती दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव था कि रामविलास पासवान हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उस जगह पर पशुपति कुमार पारस अब हाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। रामविलास पासवान राज्यसभा चले गए थे, पारस के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। तो पारस के मन में कहीं ना कहीं ये भाव जरूर रहा होगा कि बड़े भैया के जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो उनको मिले, लेकिन भतीजे ने पार्टी को पूरी तौर पर अपने कब्जे में कर रखा था। कुछ जैसा आरोप आज पशुपति कुमार पारस ने लगाया कि कुछ गैर राजनीतिक लोगों के इशारे पर चिराग जो हैं वो लगातार पार्टी के भीतर फैसले कर रहे थे जी। बहुत सारे जो पुराने लोग थे वो यहाँ से दरकिनार कर दिए गए। उन्होंने अपील भी की कि जिन लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया या जो चले गए वो लोग वापस आ जाएं, हम उनसे माफ़ी भी मांगते हैं। और एक नाटकीय घटनाक्रम में जब पशुपति कुमार पारस 11 बजे के पहले प्रेस से मुखातिब होते हैं तो 12 बजे के आसपास जो है वो चिराग पासवान यहाँ पहुँचते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ और मेरे ठीक पीछे ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं आर्यन, ये चिराग पासवान की गाड़ी है। चिराग खुद गाड़ी को ड्राइव करके आए और उनके साथ राजू तिवारी जो है वो उनके साथ थे। 15 मिनट बाहर और 15 मिनट यहाँ रहने के बाद इस घर के भीतर वो दाखिल हो पाए। लेकिन जो कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस पहले ही यहाँ से रुखसत हो गए और वो ओम बिरला स्पीकर से मिलने चले गए हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है वो तय हो पाता है। ये बहुत कुछ निर्भर करेगा स्पीकर पर और चुनाव आयोग पर। राजेश, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि हमने 5 सांसदों का रुख देखा, लेकिन पार्टी में बड़े स्तर पर जो संगठन की स्थिति है उस लिहाज से पार्टी किसके साथ खड़ी नजर आ रही, क्योंकि अगर पार्टी में इस प्रकार का अंतर विरोध है तो किसके खेमे में कौन है, ये सब चीज़ें भी बहुत कुछ तय करेंगी आने वाली राजनीति को।
देखिए, जो 5 सांसद हैं उन्होंने तो अपना संसदीय दल का नेता पशुपति कुमार पारस को चुन लिया और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है कि संसदीय दल के नेता के रूप में पशुपति कुमार पारस दावा करने ओम बिरला स्पीकर के पास पहुंच गए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो चिराग पासवान के पास है। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ नेतृत्व बदल रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो हमारी है। अब लड़ाई, असली लड़ाई लोजपा जो पार्टी है उसको लेकर होगी कि वो अपना दावा जो है पशुपति कुमार पारस ये पेश कर रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है। अब बहुत कुछ निर्भर करेगा स्पीकर पर कि स्पीकर संसदीय दल के नेता के रूप में अगर इन्हें मान्यता दे देते हैं तो निश्चित तौर पर एक अलग गुट के रूप में उनको मान्यता मिलेगी। लेकिन पशुपति कुमार पारस का ये कहना है कि उन्हें मूल जो लोजपा है, जो मेन लोजपा है रामविलास पासवान वाली, वो लोजपा उन्हें चाहिए। वो हम लोजपा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान दरकिनार होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है आर्येंद्र, वहां पर कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड या फिर राष्ट्रीय परिषद के जो मेंबर हैं उनके वोटिंग के आधार पर या उनके अधिकतर जो परसेंटेज होंगे जो जिसके साथ होगा उस पर दावा उसका ज़्यादा मजबूत होगा। बहरहाल ये देखना होगा कि लोकसभा स्पीकर क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। और चुनाव आयोग से भी मिलने की बात हो रही है कि पशुपति कुमार पारस चुनाव आयोग के पास जाकर भी ये दावा पेश करेंगे कि मूल लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो उनकी है। बिल्कुल, और अक्सर ये परिवार की पार्टी में इस प्रकार की उठापटक देखने को मिलती है। हम पहले भी कई क्षेत्रीय पार्टियों में इस प्रकार की उठापटक देख चुके हैं। ऐसी एक स्थिति हमने समाजवादी पार्टी में देखी थी एक वक्त, जब अखिलेश और मुलायम के बीच में कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिला था। शुक्रिया राजेश, फिलहाल इस बातचीत के लिए आप घटनाक्रम पे नजर रखिए, आपका हम रुख करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं राष्ट्रीय महत्व की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात मौसम के मिजाज की। दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर के बाद अब मानसून देश के पूर्वी, उत्तरी और मध्य भाग में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों में अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरीके से अनुकूल हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 13 जून को शुरू होने के बाद से दक्षिण पश्चिम मानसून ने रविवार तक 10 दिनों के भीतर देश के लगभग 80% क्षेत्र को कवर कर लिया है। मानसून के अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दिल्ली में दस्तक देने की भी संभावना है। सप्ताह के मध्य तक मानसून के पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और शेष मध्य प्रदेश और पंजाब को कवर करने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। वहीं महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में और बारिश होने की संभावना है। मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव से सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने समुद्र के आसपास नहीं जाने की चेतावनी भी दी है। उधर मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 दर्जन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, भोपाल, सागर समेत कई जिलों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। इंदौर में बारिश कहर बनकर टूट रही है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। उधर बिहार के 20 जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। पूर्वी इलाकों को हो रही बारिश की वजह से अन्य हिस्सों में भी बारिश शुरू हो गई है। 16 जून तक राज्य में झमाझम बारिश की संभावना है। राज्य के कुछ हिस्सों में 3 से 27 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं बात कर्नाटक की करें तो तटीय कर्नाटक के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे राज्य में व्यापक वर्षा की संभावना है। शिवमोगा जिले के अगुम्बे और उत्तर कन्नड़ जिले के मनकी में भारी वर्षा हुई। अगले 48 घंटों में तटीय कर्नाटक, दक्षिण और उत्तर आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश स्थानों पर
बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तटीय क्षेत्र में तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उधर केरल के अधिकांश हिस्सों और लक्षद्वीप के कई स्थानों पर कल भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज के लिए तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पलक्कड़ को छोड़कर पूरे केरल राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार के लिए भी पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मानसून की इस दस्तक और उसकी तेज रफ्तार चाल पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता तपस भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। तपस, क्या बड़ी वजह हम कह सकते हैं कि मानसून इस बार कम वक्त में ज्यादा इलाकों में सक्रिय हो गया है और लगभग 10 दिनों में उसने देश के 80% हिस्से को कवर किया है? दो तीन उसके मेजर रीजन हो सकते हैं। जो सबसे अहम जो समझ में आ रहा है कि दो साइक्लोन जो एक के बाद एक भारत में आए, एक जो साइक्लोन ताउते और साइक्लोन यास, एक तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा इन दोनों साइक्लोन का। दूसरा एक लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया और बाकी जगहों पे बन रहा था, तो जिसकी वजह से ये दो तीन ऐसे वजह से जिसकी वजह से जो मानसून का जो तेज़ी है वो खास तौर से देखने के लिए इनफैक्ट जो IMD के मुताबिक जून 15 यानी कल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिल्ली में मानसून दस्तक देना। और ये शायद 13 साल में पहली बार यानी 2008 के बाद पहली बार हुआ है कि जून 15 यहाँ पे दिल्ली में मानसून ने दस्तक दिया। उसका एक और ये बात कहने बहुत ज़रूरी है कि 2008 में जब ये हुआ था तब भी बहुत जल्दी पूरी जगह खासतौर से साउथ वेस्ट मानसून का ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जब ये आता है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये एक अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आइडियल डेट था जो आने का मानसून के दस्तक देने का जो डेट था वो 27 जून था, तो उससे करीब 12 दिन पहले दिल्ली में ये दस्तक दे रहा है और 2 हफ्ते पहले पंजाब में ये दस्तक देने की उम्मीद है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसकी जो स्पीड है साउथ वेस्ट मानसून की केरला के तट पे 3 तारीख से हिट करने के बाद जिस तरीके से इसने स्पीड ली है और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इस बार का मानसून खासतौर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सामान्य रहेगा और सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में सामान्य से ज़्यादा रहेगा। तो इससे बहुत बड़ी एक उपलब्धि हुई खासतौर से जो किसानों के लिए, क्योंकि खासतौर 60% जो किसान है वो भारत में मानसून पे निर्भर रहते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि इतनी जल्दी मानसून आया है और उन्होंने ऑलरेडी इस पे काम ये किसान काम कर रहे हैं, अपने खेतों में काम चल रहा है, तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी जो चीज़ है कि अगर हम एक छोटा सा स्टैट्स और देखें कि 2003 से अगर हम IMD का स्टैटिस्टिक्स देखें तो सिर्फ 8 बार ऐसा हुआ है कि जून में मानसून ने दस्तक दी है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये अपने आप एक रिकॉर्ड है मानसून का कि ना सिर्फ 3 जून जो कि 1 जून को आना था पहले केरला में, उससे स्पीड पकड़ी 3 जून को, एक तो 2 दिन बाद आया, लेकिन उसके बाद जिस रफ्तार से इस मानसून साउथ वेस्ट मानसून ने कवर किया है, खासतौर से 80% जो इलाका है भारत का वो कवर किया, वो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा खासतौर से किसानों के लिए। शुक्रिया तपस, फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए। महत्वपूर्ण ये भी होगा कि बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किस तरीके का रहता है, या कम समय में ज़्यादा बारिश होती है या एक पर्याप्त समय में पर्याप्त बारिश होती है, ये भी अपने आप में बहुत कुछ निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद तुंगा नदी पर बने तुंगा बांध में जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद शिवमोगा स्थित गजनूर गाँव में पानी छोड़ने के लिए बांध के 21 दरवाज़ों को खोला गया है। क्रेस्ट दरवाज़ों की मदद से 1500 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया, जबकि 5800 क्यूसेक पानी को पावर हाउस के जरिए छोड़ा गया। और तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इटाला राजेंद्र तेलंगाना के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के महासचिव मुरलीधर राव, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी सहित अनेक वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इटाला राजेंद्र ने हाल ही में तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद
तेलंगाना राष्ट्र समिति की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था। शनिवार को उन्होंने विधानसभा में हुजूराबाद के विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दिया। हमारी 6 बार की विधायक इटाला राजेंद्र जी, जो तेलंगाना की नई तेलंगाना बनने के बाद वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजेंद्र जी तथा उनकी तमाम सहयोगी रविंद्र रेड्डी जी, तुला उमा जी, रमेश राठौड़ जी, अश्वत्थमा रेड्डी जी, बबैया जी, नलिनी जी, केशव रेड्डी जी, चंद्रशेखर जी तथा अनेक कार्यकर्ता। आज जैसे तरुण जी ने कहा, कोरोना की लिमिटेशंस के कारण हम सभी को यहां सदस्यता नहीं दे पाए, लेकिन सबको हम पार्टी में स्वागत करते हैं। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 70,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 74 दिन में सबसे कम है। वहीं देश में अब कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से भी नीचे हो गई है। साथ ही देश में पॉजिटिविटी दर भी 4.71% रह गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 70,421 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,19,501 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं बीते 24 घंटे में, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.43% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,73,158 है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 3,921 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 25,48,49,000 से ज्यादा कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,99,771 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार भारत में कल तक कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 14,92,152 नमूने बीते 24 घंटे में इसकी जांच की गई। तो वहीं कल तक कुल 37,96,24,626 कोरोना के नमूनों की जांच अभी तक देश में की जा चुकी है। कई राज्यों ने कोरोना संक्रमण के खतरे को कम होता देखकर अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बात पहले दिल्ली की करें तो आज सुबह 5 बजे से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके तहत आज से 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने की इजाज़त दी गई है। आज से बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं। ऑटो कैब में अधिकतम 2 यात्री ही बैठ सकेंगे। प्राइवेट दफ्तर में 50% स्टाफ के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रह सकने की इजाज़त दी गई है। फिलहाल स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अभी बंद ही रहेंगे। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव, समारोह पर अभी रोक रहेगी। इसके अलावा स्विमिंग पूल, स्टेडियम, खेल परिसर, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स आदि भी अभी बंद रहेंगे। और दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। गिरीश, अनलॉक का आज ये पहला दिन जब हम बड़ी संख्या में रियायतें देख पा रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली रिस्पॉन्स कर रही है इन पूरी छूट और रियायत को लेकर? देखिए हरिंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और सुबह आज 5 बजे से पूरी तरह से कहें तो दिल्ली अनलॉक हो चुकी है। जो तमाम बाज़ार हैं वो खोल दिए गए हैं, जो मॉल हैं उनको खोल दिया गया है। हालांकि जो बाज़ार जो खुले हुए थे वो ऑड इवन के आधार पर खुले हुए थे, लेकिन इस समय जो है बाज़ार पूरी तरह से खुल गए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक ये बाज़ार खुलेंगे। मेरे कैमरा सहयोगी कुलदीप शर्मा से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं। इस समय हम नई दिल्ली के एक बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। लोग सुबह 10 बजे से लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं और रात को 8 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह से मॉल को भी खोला गया है।
और लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी दुकानें पूरी तरह से खुलेंगी। और लेकिन खास तौर पर डीडीएमए की गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें साफ किया गया है कि जो भी दुकानदार हैं वो इंश्योर करेंगे कि उनके यहाँ पर भीड़ भाड़ ना ही हो। अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए तो रेस्टोरेंट के अंदर 50% क्षमता के साथ जो लोग हैं वो बैठ कर खाना खा सकते हैं। ये दुकानदार को खुद सुनिश्चित करना होगा कि भीड़ इकट्ठी ना हो। इसके अलावा धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो अरिंद धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। और अगर टैक्सी की बात की जाए, ऑटो की बात की जाए, तो ऑटो, ई रिक्शा और छोटी टैक्सी के अंदर केवल 2 यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आरटीवी की बात की जाए तो आरटीवी में 11 यात्री जो हैं वो यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह से तमाम जो हैं अभी स्पा, जिम जो हैं फिलहाल बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल जो हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता। इसी तरह से जो भी ऑडिटोरियम हैं, सिनेमा घर हैं, उनको बंद रखने का भी फिलहाल आदेश जारी है। अगले आदेश कब आएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली के अंदर जो है तमाम बाजार पूरी तरह से खुल गए हैं। सुबह 10 से 8 बजे तक मॉल खुल गए हैं, 10 से 8 बजे तक जो कार्यालय हैं वो तमाम खुल गए हैं, सुबह 9 से 5 बजे तक। शुक्रिया गिरीश, फिलहाल इस बातचीत के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया का हाल बता रहे थे हमको। अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक में भी 11 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पार्क और औद्योगिक इकाइयों को कुछ पाबंदियों के साथ खोला जा रहा है। आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों के खोलने की अवधि बढ़ा दी गई है। ऑटो और टैक्सियों को अधिकतम 2 यात्रियों के साथ चलने की अनुमति दी गई है। आवश्यक सामान खरीदने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बढ़ाया जा रहा है। गारमेंट उद्योग और कारखाने 50% कार्यबल के साथ चालू रहेंगे। राज्य सरकार के कार्यालयों को भी 50% उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति होगी। कोई सार्वजनिक परिवहन या मेट्रो सेवाएं नहीं होंगी। मॉल फिलहाल बंद रहेंगे। और बेंगलुरु से आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। कर्नाटक में किस प्रकार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई उस पर बात करने के लिए। आयशा, जिन 11 जिलों का जिक्र है इस स्टोरी में, उसमें कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां पे अभी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, और जहां पर हुई है उन जगहों पर किस तरीके का लोगों का रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी भी रियायत में पूरी तरीके से छूट नहीं है? जी देखिए, जो 11 ज़िले हैं जहां पर अनलॉक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, वो मैसूर, मंड्या, चामराजनगर, बेलगाम और कुर्ग है। इन ज़िलों में अनलॉक के लिए इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 22% से भी ज़्यादा है। जबकि अन्य ज़िलों में जो 19 ज़िले हैं, यहाँ पॉजिटिविटी रेट कुल मिलाकर करीब 6% है। तो यही कारण है कि इन 11 ज़िलों को अलग रखा गया है। वहाँ पर लॉकडाउन के लिए और अनलॉक के लिए कुछ समय और लगेगा। लेकिन जिन ज़िलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, बहुत ही स्मूथ तरीके से आज सुबह से जो है गतिविधियां शुरू हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेंगलोर की सड़कों पर भी आवाजाही काफ़ी तेज़ हो गई है। हाँ, कई इलाकों में जहाँ पर ज़रूरत का सामान खरीदने की इजाज़त दी गई थी, वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी। ये खतरे की घंटी है। सरकार यही कह रही है कि लॉकडाउन होगा, धीरे धीरे से दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाएगी। यही वजह है कि अभी तक सरकार ने महज ज़रूरी चीज़ें, सामान खरीदने के लिए ही दुकानें खोलने की इजाज़त दी है। तो अब ये लोगों पर निर्भर करता है कि कैसे वो इस लॉकडाउन को रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे इस महामारी को फैलने से रोकने में सरकार का सहयोग देते हैं। तो फिलहाल कर्नाटक में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 6% है, 6% पर आई है, जबकि 2 महीने पहले ये 33% थी। तो सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान वो तमाम स्टेप्स उठाए, तमाम कदम उठाए, जिसके ज़रिए पॉजिटिविटी रेट लगभग 6% हो गया है। और बेंगलोर में भी अब जो एक्टिव केसेस हैं और डिस्चार्ज केसेस हैं वो डिस्चार्ज केसेस ज़्यादा हैं, जबकि नए पॉजिटिव केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसी सूरत में सरकार यही कह रही है कि लोग अगर सावधानी बरतते हैं, गाइडलाइंस का पालन करते हैं, तो सरकार इस लॉकडाउन की इस अनलॉक को और धीरे धीरे से ज़्यादा छूट में बदल सकती है। तो अब लॉकडाउन तो 2 बजे तक ख़त्म हो अनलॉक जो है वो 2 बजे ख़त्म हो जाएगा, और शाम में 7 बजे से लेकर कल सुबह 5 बजे तक
दोबारा नाइट कर्फ्यू रहेगा। ऐसी सूरत में लोगों को बहुत एहतियात बरतना है और सरकार भी बहुत एहतियात के तौर पर इस अनलॉक के जरिए ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है कि लोग इसका कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एक तरफ सरकार ये कोशिशें लगातार जारी रखी है और लोगों की टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग में तेजी कर रही है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव जो है प्रतिदिन 3 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। तो लोगों को अब ये समझना होगा कि अनलॉक प्रक्रिया जो है वो एकदम सरकार की तरफ से छूट नहीं है। धीरे धीरे लोग कदम आगे बढ़ाएं और सरकार के साथ मिलकर इस महामारी का सामना करें। आयशा, थोड़ी सी जो ये रियायतें हैं इसको लेकर आर्थिक गतिविधियों में जो थोड़ा सा तेजी आएगी, खासतौर से जो दुकानदार हैं वो कितनी एक राहत के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि जब ये लॉकडाउन की स्थिति थी तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ उन्हीं लोगों के ऊपर रहा था। जी बिल्कुल, काफ़ी राहत की बात है लोगों के लिए, खासकर जो छोटे मोटे व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत राहत की बात है। जैसा मोबाइल रिपेयर शॉप हो गई, पंक्चर रिपेयर शॉप हो गई, इन तमाम छोटे मोटे व्यवसाय चलाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है ये। लेकिन दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना के तहत लोगों को एक पैकेज का भी ऐलान किया था, तो कई लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार हर उस छोटे मोटे व्यापारी को 3,000 रुपये दे रही है ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन अभी भी जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है और कई लोग चाहते हैं, जैसे कि कपड़ा व्यापारी है और दूसरे ट्रेडर्स हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन ख़त्म किया जाए, क्योंकि सरकार ने 21 जून की तारीख तय की है। 21 जून तक सरकार इस जो पहला फेज का अनलॉक है उसके बाद सरकार नया कदम उठाएगी। तो जाहिर है लोगों के लिए बहुत राहत की बात है और लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो संख्या है कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट है वो और भी कम हो जाए और उनका जो जीवन है वो पटरी पर आए। शुक्रिया आयशा इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ में बेंगलुरु से जुड़ने के लिए और कर्नाटक में अनलॉक की प्रक्रिया पर विस्तार से बात रखने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं तो वहीं उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने आगामी 22 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। वहीं राज्य के 3 जिलों के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा भी खोल दी गई है। इस दौरान मिठाई की दुकानें सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी, अन्य दुकानें 3 दिन खोली जा सकेंगी। अब राजधानी देहरादून में विक्रम टेम्पो और सिटी बसें भी संचालित हो सकेंगी। वहीं शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इसके साथ ही अब 4 धाम यात्रा को राज्य के 3 जिलों के लिए खोल दिया गया है। यात्रा चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए खोल दी गई है, लेकिन 4 धाम यात्रा के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने आज से राज्य के लगभग 27 जिलों में से अधिक छूट देने की घोषणा की है, जिसमें चाय की दुकानों के दोबारा खुलने की अनुमति शामिल है। पश्चिमी हिस्से में 7 और कावेरी डेल्टा क्षेत्र के 4 जिलों को छोड़कर बाकी 27 जिलों में नई छूट लागू होगी। चाय की दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। उधर हिमाचल प्रदेश में भी आज से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। दुकानों को अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। तो वहीं आज से अंतर राज्य सार्वजनिक परिवहन की 50% व्यवस्था के साथ फिर से शुरू होगा। उधर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज से 8 जिलों में पाबंदियों में और ढील दिए जाने की घोषणा की है। कश्मीर संभाग के शोपिया, कुलगांव, गांदेरबल और बांदीपुरा, जबकि जम्मू संभाग के पुंछ, रियासी, रामबन और डोडा जिलों में पाबंदियों में राहत दिए जाने का निर्णय किया गया है। इनके मुताबिक इन 8 जिलों में सरकारी एवं निजी कार्यालय दोबारा काम करना शुरू कर सकते हैं। इसी तरह सैलून, पार्लर, मोहल्ले की दुकानें, बाजारों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को शनिवार और रविवार के अलावा सप्ताह के सभी दिन खोले जाने की अनुमति दी गई है। उधर पूर्वोत्तर के असम सरकार ने कोविड-19 टीके की दोनों खुराक ले चुके अपने सभी कर्मचारियों से आज से कार्यालय आने का निर्देश दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना महामारी के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए पहले से घोषित कोविड के प्रतिबंधों में ढील जारी रहेगी।
ठाणे और पुणे समेत महाराष्ट्र के 21 जिलों में पाबंदियों में आज से हफ्ते भर की कोरोना पॉजिटिविटी रेट और बेड के आधार पर छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज से प्रदेश में अब शादी समारोह में 40 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शादी में शामिल हो रहे सभी व्यक्तियों को कोरोना जांच अनिवार्य होगी। चौहान ने कहा कि आपदा प्रबंधन समिति से प्राप्त सुझावों के आधार पर 15 जून तक नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। महामारी के वक्त में बच्चों को वायरस संक्रमण से बचाने और उनका ख्याल रखने के लिए आयुष मंत्रालय ने होम केयर गाइडलाइन जारी की है। अपनी गाइडलाइन में मंत्रालय ने आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के उपयोग के साथ मास्क पहनने, योगा करने, बीमारी के 5 लक्षणों की पहचान पर नजर रखने, डॉक्टरों के साथ टेली कंसल्टेशन की सलाह के साथ माता पिता को टीकाकरण कराने की सलाह पर विस्तार से जानकारी दी है। गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों में बालिगों के मुकाबले कोरोना के हल्के मामले देखे गए हैं। इन मामलों में कुछ खास इलाज की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को अपनाकर बच्चों को खतरनाक वायरस से सुरक्षित किया जा सकता है। गाइडलाइन के मुताबिक कई सारे अध्ययनों में, जिनमें कुछ आयुर्वेदिक दवाएं कोरोना संक्रमण के खिलाफ प्रोफिलिक्सिस में प्रभावी पाई गई हैं, उसमें मोटापा, शुगर टाइप 1, क्रोनिक कार्डियोपल्मोनरी बीमारियों या कम प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों को कोरोना का खतरा ज़्यादा हो सकता है। गाइडलाइन कहती है कि बालिगों के मुकाबले बच्चों का ख्याल रखना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बच्चे मनोवैज्ञानिक, इम्यूनोलॉजी और फिजियोलॉजी में अंतर देखने को मिलते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पर गाइडलाइन कहती है कि यह कोविड व्यवहार का सप्लीमेंट है और इसे सिर्फ सुझावों के तौर पर लिया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में डॉक्टर से संपर्क में रहने की ज़रूरत होती है। बात यूपी की करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोरोना स्थिति पर टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना स्थिति के प्रबंधन की समीक्षा की। कोविड के दौरान अप्रवासी मजदूरों को राहत देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि अधिकतर राज्यों में वन नेशन वन कार्ड योजना लागू है और 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिसंबर 2020 तक 86% लाभार्थियों तक इसका फायदा पहुंचा है। हालांकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम ने अब तक वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था को लागू नहीं किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने से दिल्ली सरकार के दावे को केंद्र ने भ्रामक बताया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में सिर्फ सीमापुरी क्षेत्र में इसे लागू किया गया है और मुट्ठी भर लोगों को इसका लाभ पहुंचा है। दिल्ली को दी गई 2000 EPOS मशीनों में से केवल 42 को शुरू किया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक अयोध्या में चल रही है। दूसरे दिन की बैठक आज अयोध्या के सर्किट हाउस में चल रही है। बैठक में निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में टाटा कंसल्टेंसी व L&T के एक्सपर्ट भी शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी आज की क्या है बड़ी खबरें। मई महीने में थोक महंगाई अप्रैल के 10.49% से बढ़कर 12.94% पर आ गई है। महीने के आधार पर मई में खाद्य थोक महंगाई अप्रैल के 7.58% से बढ़कर 8.11% पर रही है, तो वहीं फ्यूल और पावर महंगाई मार्च के 20.94% से बढ़कर 37.61% पर आ गई है। मई में दालों की महंगाई दर में बढ़त देखने को मिली है और ये अप्रैल के 10.74% से बढ़कर 12.09% पर आ गई है। वहीं प्याज की महंगाई अप्रैल के 19.72% के मुकाबले 23.24% पर रही है। अप्रैल में प्राइमरी आर्टिकल्स की थोक महंगाई अप्रैल के 10.16% से घटकर 9.61% पर रही है। वहीं सब्जियों की थोक महंगाई अप्रैल के 9.03% के मुकाबले -9% पर रही है। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन में शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। आज सुबह सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान से नीचे कारोबार कर रहे हैं।
30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 137 अंकों की गिरावट के साथ 52,053 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी भी 38.60 अंक गिरकर 15,760.80 अंक पर खुला। आज 1,276 शेयरों में तेजी आई, 791 शेयरों में गिरावट आई और 106 शेयरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। पिछले सप्ताह कोरोना के मामलों में आई कमी और वैक्सीनेशन में तेजी की वजह से शेयर बाजार बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ था। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। विश्व प्राइम में सबसे पहले बात इजराइल की। नफ्ताली बेनेट को कल रात इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। संसद में विश्वास मत के दौरान बेनेट के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पक्ष में 60 और विरोध में 59 वोट पड़े। 120 सदस्यों के सदन में मतदान के दौरान एक सांसद अनुपस्थित रहे। नफ्ताली बेनेट की जीत में ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 12 साल की सत्ता को समाप्त कर दिया है। नेतन्याहू सबसे लंबे समय तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे। पूर्व रक्षा मंत्री 49 वर्षीय नफ्ताली बेनेट दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता हैं। उनकी सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें 9 महिलाएं हैं। बेनेट सत्ता बंटवारे के समझौते के तहत सितंबर 2023 के प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। उसके बाद वे अगले 2 वर्षों के लिए यायर लैपिड को सत्ता सौंपेंगे। 8 राजनीतिक दलों के गठबंधन में दक्षिणपंथी यामिना पार्टी से लेकर अरब सांसद शामिल हैं। ये गठबंधन इस महीने के प्रारंभ में यायर लैपिड और बेनेट ने बनाया था। गठबंधन सरकार में पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी राम पार्टी भी शामिल। अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली राजनेता 71 वर्षीय नेतन्याहू दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के प्रमुख बने रहेंगे और विपक्ष के नेता के तौर पर काम संभालते रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के राजनीतिक स्थिति के बारे में अपने पहले बयान में बेनेट को बधाई देते हुए कहा कि वे नए प्रधानमंत्री के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नफ्ताली बेनेट के इजराइल के नए प्रधानमंत्री चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि महामहिम नफ्ताली बेनेट, इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। जब हम अगले साल कूटनीतिक संबंधों के उन्नयन के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे होंगे तो मैं आपसे मिलने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ट्वीट संदेश में टैग करते हुए कहा, इजराइल राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में अपना सफल कार्यकाल पूरा करने पर मैं आपके नेतृत्व और भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी पर व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त करता हूं। उधर म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की के मुकदमे की सुनवाई आज लगभग सैन्य तख्तापलट के 4 महीने के बाद जुंटा अदालत में होगी। जुंटा में नोबेल पुरस्कार विजेता के खिलाफ अवैध रूप से 11 किलोग्राम सोना स्वीकार करने के लेकर औपनिवेशक कालीन गोपनीयता कानून को तोड़ने तक के आरोप लगाए हैं। फरवरी में तख्तापलट के बाद से म्यांमार में लगभग हर दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। म्यांमार में 10 साल के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया। एक स्थानीय निगरानी समूह के अनुसार इस दौरान बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई कर विद्रोह को क्रूर तरीके से दबाया गया, जिसमें लगभग 850 से ज्यादा लोग अभी तक मारे गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी केन्या के 3 दिन के दौरे के अंतिम दिन आज अपने समकक्ष के साथ भारत केन्या संयुक्त आयोग की 3री बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। संयुक्त आयोग की पिछली बैठक नई दिल्ली में मार्च 2019 में हुई थी। एस जयशंकर ने शनिवार को नैरोबी पहुंचने पर केन्या की विदेश मंत्री रेशेल ओमानो से मुलाकात की। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या में भारतीय समुदाय के अलग अलग प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल संवाद किया, जो कि काफी उपयोगी रहा। इस वर्चुअल बैठक का संचालन केन्या में भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र पॉल ने किया था। भारत केन्या संयुक्त आयोग और राउंड टेबल की बैठक से पहले भारतीय समुदाय के साथ वर्चुअल संवाद को अहम माना जा रहा है। केन्या में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या 80,000 के करीब है, जिनमें 20,000 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं।
आगे बढ़ने से पहले फिलहाल मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल। और इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, क्या बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें? शुक्रिया आर्यन। शुरुआत करते हैं फ्रेंच ओपन से जुड़ी खबर के साथ। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। रोलर गैरो में 5 सेट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में जोकोविच ने 2 सेट से पिछड़ने के बाद विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी ग्रीस के स्टेफेनोस सित्सिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। जोकोविच का ये 19वां ग्रैंड स्लैम है। अब वे राफेल नडाल और रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के रिकॉर्ड से एक कदम दूर हैं। 34 साल के जोकोविच ओपन एरा में कम से कम 2 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले और कुल मिलाकर तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं महिला वर्ग में एकल खिताब जीतने वाली बारबोरा क्रेचिकोवा ने महिला युगल का खिताब भी अपने नाम किया। उन्होंने हमवतन कैटरीना सिन्याकोवा के साथ मिलकर ईगा श्वांतेक और बेथनी मैटिक-सेंड्स की जोड़ी को 6-4, 6-2 से हराकर महिला युगल खिताब जीता। इससे पहले एक ही साल में महिला एकल और महिला युगल का खिताब जीतने का कारनामा 2000 में फ्रांस की मैरी पियर्स ने किया था। बात यूरो कप की। यूरो कप में नीदरलैंड्स ने जीत के साथ आगाज किया। कल देर रात ग्रुप सी के एक रोमांचक मुकाबले में डच टीम ने यूक्रेन को 3-2 से हराया। ये नीदरलैंड्स की यूक्रेन पर दूसरी जीत है। दोनों के बीच अब तक कुल 3 मुकाबले हुए हैं, एक मैच ड्रॉ रहा है। यूरो कप के ग्रुप डी में कल इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 1-0 से पराजित किया। वेम्बली स्टेडियम में रहीम स्टर्लिंग ने 57वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एकमात्र गोल दागा। कैल्विन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। शुक्रवार को इंग्लैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। ग्रुप सी के एक मुकाबले में बुकारेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रिया ने उत्तर मैसेडोनिया को 3-1 से हराया। ऑस्ट्रिया ने यूरो कप में पहली बार जीत दर्ज कर इतिहास रचा। टोक्यो ओलंपिक काउंटडाउन। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब जबकि चंद दिन ही बचे हैं, ऐसे में सभी एथलीट्स अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में स्टार भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया भी जोरदार तरीके से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि बजरंग का अब तक का कैसा रिकॉर्ड रहा है और ओलंपिक को लेकर उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। दमदार दांव से जीती दुनिया, नाम है बजरंग पूनिया। मैट पर गिरी पसीने की एक एक बूंद का हिसाब बजरंग टोक्यो ओलंपिक में स्वर्णिम तमगे की तस्वीर के रूप में देखने के लिए मचल रहे हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके बजरंग पूनिया ने अमेरिका में लंबी ट्रेनिंग ली और अपने पर्सनल कोच शाको बेंटेंडिस के साथ ट्रेनिंग के लंबे दौर से गुजर रहे हैं। बजरंग का मानना है कि अभ्यास सिर्फ खुद की फिटनेस को परखने का मौका देता है, लेकिन असल ताकत का अंदाजा मुकाबले से ही होता है।
सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त जैसे पहलवानों को देखकर रेसलिंग में कदम रखने वाले बजरंग ने 2017 में सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर उन्होंने अपने नाम की मोहर लगाई। 2018 की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया तो 2019 में इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। वहीं 2020 में रोम रैंकिंग सीरीज में उन्होंने गोल्ड को अपना बनाया, जबकि 2020 में ही सीनियर एशियन में इस पहलवान ने सिल्वर मेडल जीता। मैंने 2013 में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था, उसके बाद मैंने खुद से महसूस किया कि भाई हाँ, मैं देश के लिए और बहुत सारे मेडल जीत सकता हूँ। जब मैंने 18-19 साल का था, जब मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला मेडल जीता था, उसके बाद 2014 में मैंने एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता, तो खुद से एक मतलब ज़्यादा उम्मीदें हो गई कि भाई हाँ, मैंने देश के लिए ओलंपिक मेडल भी जीतना, क्योंकि सभी मेडल मेरे पास एक ओलंपिक का मेडल है, जो हर खिलाड़ी का सपना होता है और मेरा भी सपना है कि मैं देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतूँ। बजरंग का फिरकी दांव दुनिया भर के पहलवानों को हिलाकर रख देता है और अब जोश का सैलाब अपने अंदर लिए इस पहलवान का अगर अब कोई एक मकसद बाकी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड की उम्मीद पर खरा उतरना। तो कड़े दौर का अभ्यास जारी है, लेकिन बजरंग केवल अभ्यास पर ही खुद को खरा नहीं उतारना चाहते। उनका मानना है कि जब तक आदमी इम्तिहान में तभी पास माना जाएगा जब वो कड़े दौर के अभ्यास से होने के बाद मुकाबले में भी पूरी तरह से खरा उतरे। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, सोनीपत, हरियाणा। इस वक्त की प्रमुख खेल खबरें। वापस चलते हैं आरिंद्र के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। और लाइफ प्राइम सेगमेंट में अब बात योग की। आपको दिखाते हैं आज का क्या है हमारा योग का मंत्र। वो मनुष्य सर्वोच्च योगी है जो सभी को एक दृष्टि से देखता है, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, अपरिचित हो या संबंधी, पापी हो या पुण्य आत्मा। तो योग के इस मंत्र के साथ में आज मिड डे प्राइम में बस